नमस्कार दोस्तों। आज 2 अक्टूबर 2024। आज हम दो महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, जिसमें पहले हैं महात्मा गांधी, जिनकी हम 155वीं जयंती मना रहे हैं, और दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी हम 120वीं जयंती मना रहे हैं। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है फेसबुक लाइव का, एवरग्रीन गांधी और शास्त्री जी के इथिक्स। तो पहले हम बात करेंगे एवरग्रीन गांधी पर, उसके बाद हम बात करेंगे शास्त्री जी के इथिक्स पर। महात्मा गांधी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना, पढ़ा, बहुत कुछ लिखा गया है महात्मा गांधी जी के बारे में। आज मैं महात्मा गांधी जी के जीवन को एक अलग परिदृश्य में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। महात्मा गांधी केवल एक संत ही नहीं थे, एक महापुरुष ही नहीं थे, एक क्रांतिकारी थे, एक राजनेता थे, एक समाज सुधारक थे, एक अर्थशास्त्री भी थे, धर्म के ज्ञानी इंसान थे, सत्याग्रही थे। और इस गांधीवाद या गांधीज्म को किसी क्लास में थ्योरी के रूप में नहीं सुना जा सकता है। गांधी को समझने के लिए प्रैक्टिकल वे में निकलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो आज मैं गांधी जी के जीवन से कुछ पहलुओं की बात करूंगा और एक अलग परिदृश्य गांधी जी के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तो गांधी जी के जीवन पर द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू बाय लियो टॉलस्टॉय, इस किताब का बहुत प्रभाव रहा है, जहां से गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी, समझी, जानी और उनको अपनी जिंदगी में फॉलो किया। तो पहले अगर मैं बात करूं, गांधी जी एक नॉन वायलेंस के पुरोधा या अहिंसा के पुरोधा के तौर पर, गांधी ने एक ऐसे हथियार की खोज की जिस जमाने में मार्क्सवाद और साम्राज्यवाद एकदम चरम पर है, और दोनों अमीरों के हथियार हैं। अगर आपके पास हथियार होंगे तो आप उनसे लड़ सकते हैं। गरीबों का हथियार दिया, और गरीबों का ऐसा हथियार जो ताकतवर से ताकतवर इंसान के सामने खड़ा होकर लड़ने की हिम्मत रखता है। एक ऐसी शक्ति नॉन वायलेंस की जो गरीबों को एक ताकत देता है, जो निर्दयी से निर्दयी शासक को हिलाने की ताकत रखता है। गांधी ने वो शक्ति कॉमन पीपल को दी। किस तरीके से मजबूत इंसान के सामने खड़े होकर अपनी ताकत का एहसास कराया जाए, सत्य का परिचय कराया जाए। एक बात याद रखिए, गांधी ने लोगों को ताकत दी, गांधी ने कमजोर से कमजोर इंसान को ताकत दी, लेकिन जनरल क्या होता है, या जो होता रहता है अक्सर पॉलिटिक्स में वर्तमान में, विश्व परिदृश्य में अगर देखेंगे, कि जो राजनीति होती है, पॉलिटिक्स जो होती है, वो नागरिक को कमजोर करती है। कमजोर क्यों करती है? जब नागरिक कमजोर होगा तो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकता। तो यही एक वाकया, आप नॉन वायलेंस कितना ताकतवर हुआ मैं आपको बताता हूं। एक राइटर हैं बेसिल मैथ्यूज। बेसिल मैथ्यूज लिखते हैं कि उस दौर में अगर 53 मिलियन स्क्वायर मील अगर पूरी दुनिया में रहने योग्य जमीन थी, रहने योग्य स्थान था, तो उसमें से 47 मिलियन स्क्वायर मील केवल और केवल अंग्रेजों के कब्जे में था, पूरी दुनिया का। और अगर बात करें इसको भाग या भिन्न के रूप में, तो आपको पता चलेगा कि 10 भाग में से 9वें भाग पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, व्हाइट रेस का कब्जा था, जिसको व्हाइट रेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता था।
गांधी ने अंग्रेजों के इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को तोड़ा, उस अहिंसा की ताकत से अंग्रेजों के इस घमंड को तोड़ा कि हम तो पूरे विश्व में राज कर रहे हैं, हमको कौन हराएगा। तो गांधी जी ने ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाला अंग्रेजों के ऊपर कि बेटा आप भी हार सकते हो। अक्सर मैं आज सुबह भी देख रहा था और आपने कुछ मूवीज में भी देखा होगा, गांधी एक बहुत ही समझने योग्य कैरेक्टर है। गांधी जोक का पात्र नहीं है, गांधी मिमिक्री का पात्र नहीं है। जैसे मैं आज देख रहा था, कुछ लोगों ने स्टेटस लगाए थे हैप्पी बर्थडे डॉन, हैप्पी बर्थडे भाई, इन मुन्ना भाई एमबीबीएस स्टाइल। बट गांधी इज वेरी थॉटफुल मैन, गांधी इज वेरी डीप मैन। उनको मिमिक्री, जोक, इन सब चीजों से नहीं समझा सकता है। तो गांधी का जो नॉन वायलेंस है, गांधी का जो अहिंसा है, वो कहता है, ये गांधी खुद लिखते हैं, इन माई नॉन वायलेंस बैटल वन हु लीड्स द स्ट्रगल इज एट द हेड ऑफ द पीपल ऑफ द फेस द फर्स्ट बुलेट इफ नीड बी। यानी कि गांधी के अहिंसा में जो नेट लीडर होता है वो आगे होता है और गोली का स्वागत वही करता है। सबसे पहली गोली अगर लगेगी तो उसी लीडर को लगेगी, और उस गोली से अगर उस लीडर की मृत्यु भी हो जाए तो उसमें वो ताकत होती है कि उसकी शहीद, उसका मरना, उस गोली से उसका घायल होना, देह त्यागना और सारे लीडर्स को खड़ा कर देता है। अगर आप याद करेंगे तो ऐसा ही एक स्टेटमेंट भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने बोला था कि हमारी मौत, कई सारे भगत सिंह हमारे को फांसी की सजा के बाद, मैं अपनी फांसी की सजा की माफी की अर्जी नहीं देना चाहता हूं, हमारी फांसी कई सारे भगत सिंह तैयार कर देगी। तो ये है फिलॉसफी ऑफ गांधी एंड फिलॉसफी ऑफ भगत सिंह। लेकिन मैं अक्सर देखता हूं लोग गांधी और भगत सिंह को अपोज में खड़ा करते हैं। ये बात एक कॉमन पीपल को, ये यूथ को, हर इंडियन सिटीजन को ये समझनी पड़ेगी कि भगत सिंह और गांधी एक दूसरे का कॉम्पिटिटर नहीं है, एक दूसरे का अपोज करने वाले नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर गांधी जी ने पूरे इंडिया में वो मास मूवमेंट खड़ा नहीं किया होता तो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी पैदा ही नहीं होते। अगर स्वतंत्रता की चिंगारी, स्वतंत्रता की ललक जमीनी स्तर पर ले जाने का काम किया है तो गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह ने किया है। तो यह है गांधी के अहिंसा की ताकत। दूसरा गांधी का मुद्दा है ट्रुथ एंड डिसओबीडियंस, सत्य और सत्याग्रह। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, रील्स जनरेशन इसको थोड़ा लग सकता है बहुत बल्कि वीडियो है, बट रील्स में आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, रील्स में आपको डेप्थ नहीं मिलेगी। हाँ, तो सेकंड गांधी का है सत्याग्रह, सत्य और सत्याग्रह। तो गांधी ये सत्याग्रह के लिए कहते हैं, सत्य के लिए कहते हैं कि भाई ये अपने दुश्मन को हराने के लिए नहीं है, और हराना भी है वो उसका सर दफन करके नहीं हराना है, उससे ईर्ष्या करके नहीं हराना है, बल्कि उसके दिल में करुणा, प्रेम और अपने गुनाहों के प्रति जागरूकता पैदा करके करना है। तो एक तरफ जहां साम्राज्यवाद चल रहा है, एक तरफ जहां मार्क्सवाद चल रहा है, और ये दोनों जो भी संघर्ष के तरीके हैं, इन दोनों में एक हथियार है, और इन दोनों में इकोनॉमिक लॉस है, इन दोनों में हेल्थ का लॉस है, इन दोनों में लाइफ का लॉस है। इसीलिए उस गांधी जी के मूवमेंट से पहले मास मूवमेंट्स नहीं हुए। गांधी जी ने जो सत्याग्रह निकाला, यहां पर कमजोर से कमजोर इंसान बाहर निकल के आया, महिलाएं बाहर निकल के आईं, बच्चे बाहर निकल के आए, और बहुत बड़ी तादाद में पुरुष निकल के आए, और एक ऐसा इंसान जिसने आज तक का सबसे बड़ा मास मूवमेंट क्रिएट कर दिया इतिहास में। सत्याग्रह का एक, लोग कहते हैं कि अक्सर लोग गांधी जी के बारे में एक मजाक के रूप में कहते हैं, खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है कि गांधी का सत्याग्रह तो ऐसा है कोई एक गाल पे तमाचा मारे।
तो दूसरा गाल कर दो। नहीं जी, ये गांधी जी को डिमीन करने की कोशिश है, ये गांधी जी को डिमीन करने की साजिश है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। खिलाफत आंदोलन का दौर है, खान अब्दुल खान गफ्फार खान जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो जब उनको अरेस्ट कर लिया गया है तो उस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए कई सारे पठान निकल के आए, पठान। और जब वो पठान निकल के आए हैं तो अंग्रेज ऑफिसर वो भी कौन सी बटालियन के भेजे गए हैं? गढ़वाल रेजिमेंट के, जो सबसे स्ट्रांग माने जाते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही भेजे गए हैं। तो जब पठान खड़े हैं, पठानों ने अपने कुर्ते की बटन खोल दी, क्योंकि अंग्रेज अफसर ने आदेश दिया कि अगर 10 मिनट के अंदर यहां से नहीं गए तो मैं फायर का आदेश दे दूंगा। एक भी पठान वहां से नहीं हिला। अंग्रेज अफसर ने दोबारा बोला, मैं 10 मिनट का टाइम देता हूं, यहां से चले जाओ वरना मैं ओपन फायर कर दूंगा। एक भी पठान नहीं गया। पठानों ने बोला कि देखते हैं कि आपकी गोली में ज्यादा ताकत है या हमारे आजादी की ललक में ज्यादा ताकत है। आप फायर करो, हम भी देखते हैं आपकी गोली में कितनी ताकत है। अंग्रेज अफसर ने लास्ट वार्निंग दी कि मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं, फायर कर दूंगा। कहा करो फायर। उस मूवमेंट पे जितने भी उस गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही थे उन्होंने अपने हथियार रख दिए और कहा अपने ऑफिसर को, कैप्टन, हमको जो ट्रेनिंग दी गई है वो निहत्थे लोगों पर वार करने के लिए नहीं दी गई है। हमको जो ट्रेनिंग दी गई है वो हथियार बंद लोगों को मारने की ट्रेनिंग दी गई है, उनके ऊपर फायर करने की ट्रेनिंग दी गई है। हम गोली नहीं चलाएंगे। तो कैप्टन ने बोला कि आपका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, फांसी की सजा हो जाएगी। तो उन्होंने बोला, सारे सिपाहियों ने बोला, आप मुझे फांसी की सजा दे दें, हटा दें, नौकरी से निकाल दें, कुछ भी कर दें, मैं फायर नहीं करूंगा। दिस इज द पावर ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह इंड्यूस होता है। सत्याग्रह अंतरात्मा की आवाज है। उसके लिए अंतरात्मा को मजबूत होना जरूरी है। और यही अंतरात्मा आपकी अगर कमजोर हो जाती है तो सत्ता आपको डराती है। क्योंकि अगर आपकी अंतरात्मा कमजोर होगी तो सत्ता आपको डराएगी, और अगर आपकी अंतरात्मा मजबूत होगी तो आप गांधी जैसे भिड़ जाएंगे। इसीलिए लोग गांधी के नाम से डरते हैं। गांधी जी का तीसरा फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, शिक्षा। गांधी जी बचपन से कोई बहुत प्रतिभाशाली छात्र नहीं रहे हैं, बहुत शर्मीले छात्र रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। लॉ की डिग्री भी अपनी एवरेज ग्रेड्स में ही पास की है। वो खुद अपने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखते हैं कि जब मैं पहली बार कोर्ट में अपना पेशी देने के लिए गया, वकालत करने के लिए गया, तो मेरा जो हर्ट है मेरे बूट में आ गया था। 1916 में गांधी जी बहुत बड़े ओरेटर भी नहीं है, बहुत बड़े वक्ता भी नहीं है। वो कहते हैं जब 1916 में बीएचयू के इनॉग्रेशन में जब गांधी जी स्पीच देने के लिए गए, मैक्सिमम लोग कुर्सियां खाली छोड़ के चले गए थे। लेकिन गांधी ने जिया है, गांधी ने सीखा है, लोगों से सीखा है, गलतियां करके सीखा है, खुद अपनी जिंदगी पे फॉलो करके सीखा है। आपने वो गांधी जी के बारे में मिठाई वाली कहानी सुनी होगी कि गांधी जी के पास कोई लेडी अपने बच्चे को लेके गई कि हमारा बच्चा मिठाई बहुत खाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास 1 हफ्ते बाद आना है, मैं खुद तो मिठाई छोड़ दूं, तब तो उसको मिठाई छोड़ने के लिए कहूंगा। गांधी को पैदाइशी भगवान नहीं थे, लेकिन गांधी ने अपने आप को पूजनीय बनाया है। दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। और ये हर इंसान से कहता हूं, हर नागरिक से कहता हूं मैं, अगर आप अपने आप को शिक्षित करते हैं तो आप अपनी शिक्षा के दम पे वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आपको चाहिए, जो बी आर अम्बेडकर ने किया, जो पंडित नेहरू ने किया, और जो हर एजुकेशनिस्ट करता है। एजुकेशनिस्ट का काम लोगों की चढ़बंदना करना नहीं है। एजुकेशनिस्ट का काम है समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जाना, समाज को प्रकाशित करना। गांधी ने किया, खुद भी पढ़े, लोगों को भी पढ़ाया, लोगों को सिखाया।
गांधी की अगली ताकत है परसिवरेंस ऑफ वैल्यूज, अपने मूल्यों पर टिके रहना। अगर अहिंसा को फॉलो करना है तो किसी भी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांधी इज वेरी क्लियर। तो गांधी जी के बारे में एक कहावत कही जाती है, राजगोपालाचारी जी लिखते हैं, गांधी जी का जीवन है संघर्ष विराम संघर्ष विराम संघर्ष। तो गांधी जी रुकते हैं, ठहरते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फिर संघर्ष करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फिर संघर्ष करते हैं, लेकिन अपनी वैल्यूज पे टिके रहते हैं, अपने सत्य अहिंसा के मूल्यों को नहीं छोड़ते हैं। गांधी जी के अंदर संवेदना बहुत है। तो गांधी जी के बारे में अगर मैं चौथा मुद्दा बोलूं तो गांधी बहुत संवेदनशील इंसान है। इनके बारे में, इनकी संवेदना के बारे में H.G. वेल्स लिखते हैं कि महात्मा गांधी बुद्ध और जीसस के समकक्ष हैं संवेदना के मामले। दिस इज द पर्सोना ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी की एम्पैथी का उदाहरण है। जिस वक्त लोग अछूत छूत ये सब जातिवाद और इन सब के चक्रों में पड़े हैं, तो गांधी जी ने हरिजनों को, जो गांधी जी ने जो अछूत कहे जाते हैं उस वक्त, उनको नाम दिया हरिजन, ईश्वर के बंदे। उन्होंने सर्वोदय मिशन चलाया ताकि सभी लोगों को समान रूप से ग्रो करने के, डेवलप करने के अवसर मिल सकें। वो गांधी जी किसी भी व्यक्ति को किसी के स्टेटस या पद या संपत्ति या महत्ता से नहीं देखते हैं। गांधी जी हर इंसान को इक्वली ट्रीट करते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ गांधी। गांधी की एम्पैथी और हार्मनी, सद्भावना का एक उदाहरण देता हूं आपको। सन 1947 जब भारत आजाद हुआ तो उससे कई हफ्तों पहले से गांधी जी कलकत्ता में हैं। वहां पे हिंदू मुस्लिम के जो दंगे हुए हैं उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंडित जी के पास, गांधी जी के पास पंडित नेहरू और सरदार पटेल जी एक पत्र लेकर पहुंचते हैं कि बापू, आप तो भारत के राष्ट्रपिता हैं, आपको आज़ादी की शाम अवश्य दिल्ली में होना चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, मैं वहां पर प्रकाश का जश्न मनाने जाऊं, यहां पर लोगों को मरता हुआ छोड़ दूं। फिर पटेल और नेहरू जी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब सुबह विदाई ले रहे होते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल बिना ताकत का, बिना सत्ता का इंसान हूं, मैं तुमको क्या गिफ्ट दूं, मैं तुमको क्या तोहफा दूं। उसी वक्त पेड़ की एक पत्ता टूट के नीचे गिरता है, तो गांधी उसको नेहरू जी की हथेली पे रखते हैं और संवेदना में या उस फीलिंग में आंसू गिरते हैं और वो पत्ता गीला हो जाता है। तो गांधी जी कहते हैं कि ऊपर वाला भी चाहता है ये पत्ता तुमको सूखा ना दिया जाए, देखो उसने गीला कर दिया। और इसी के साथ एक संवेदनशील मुस्कान छूटती है और नेहरू जी और पटेल जी विदा लेते हैं। तो वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ गांधी। गांधी जी बहुत बड़े ऑब्जर्वर हैं। अगर गांधी जी ऑब्जर्वर नहीं होते तो इतना बड़ा मास मूवमेंट खड़ा नहीं किया सकता था। गांधी जी ने हर इलाके, क्षेत्र के लोगों की समस्याएं समझी, जानी, परखी और उनके साथ खड़े हुए, उनको आगे ले गए और उनको नेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट किया। इसलिए गांधी जी ने उन सब लोगों को इकट्ठा किया। एक आम पब्लिक उनके साथ इकट्ठी होती चली गई। तो गांधी जी बहुत ही कीन ऑब्जर्वर है। इसका एक उदाहरण मिलता है चंपारण की समस्याएं जब शुक्ला जी लेके गए, गांधी राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के पास लेके गए, तो गांधी जी ने कुछ अपने कार्यकर्ताओं को चंपारण भेजा वहाँ की समस्याओं को पता करने के लिए। तो वो कार्यकर्ता लोग लौट के आए, गांधी जी से कहते हैं कि गांधी जी, वहाँ की महिलाएं बड़ी शर्मीली हैं, वो कुछ बताना नहीं चाहती हैं, कुछ बताती नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हाँ कह दिया तो मान लिया, हाँ शर्मीली होंगी। लेकिन गांधी जी इसकी डेप्थ में गए, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मुद्दा कुछ और है। फिर गांधी जी ने अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी और अवंतिका बाई गोखले को भेजा चंपारण। जब अवंतिका बाई गोखले और कस्तूरबा बाई चंपारण गईं तो उन्होंने दरवाजे खटखटाए और देखा कि लोग दरवाजे नहीं खोल रहे हैं। तो 2-4 घरों के बाद जब दरवाज़ा खुला एक, तो कस्तूरबा गांधी और अवंतिका गोखले जी ने पूछा कि रीजन क्या है, क्या समस्या है आपकी। तो उन महिलाओं ने बताया कि हम 3 महिलाएं इस घर में रहते हैं और हमारे पास साड़ी एक है, तो हम अधखुले बदन के साथ गेट कैसे खोल लें आते। ये बात गांधी जी तक पहुंची और गांधी जी ने फिर चंपारण आंदोलन में अपने पूरी सक्रियता से भाग लिया और उसको सफल बनाया। हम देखते हैं कि आजकल की राजनीति में क्या होता है, कोई जांच होती है, चलती है, अगर फाइल पे लिख गया वह फला फला वजह है, कागजों पे ही चला है, जमीनी स्तर पे कोई जांच नहीं, कोई समाधान नहीं निकला है, बस मान लिया गया। डेप्थ तक समाधान जानने की कोशिश नहीं की जाती। ये गांधी को अलग बताता है। गांधी मनोविज्ञान के भी बहुत बड़े समझ रखने वाले इंसान हैं, तब तो इतने बड़े मास मूवमेंट को पूरी दुनिया में लीड करते हैं। अक्सर गांधी जी और अंबेडकर जी के बारे में एक विरोधाभास खड़ा किया जाता है। अंबेडकर जी को मानने वाले सभी लोग मानते हैं, लेकिन जो लोग केवल अंबेडकर जी को संकुचित करना चाहते हैं वो अक्सर एक क्लेम करते हैं कि गांधी जी अंबेडकर जी के खिलाफ थे। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप पूना पैक्ट की बात करेंगे तो वो गांधी जी या अंबेडकर जी का विरोध नहीं है, वो गांधी जी और अंबेडकर जी का वार्तालाप है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग अपने अपने मुद्दों को लेकर। और दोनों लोग देश के साथ खड़े हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए। तरीके दूसरे हो सकते हैं, और तो और गांधी जी के बारे में अंबेडकर जी लिखते हैं, इट इज नाइदर बाई मेयर काउंटिंग ऑफ हेड्स नॉर बाई चॉपिंग ऑफ हेड्स। यानी कि ना ही केवल वोट से, जिसको लोकतंत्र बोला गया कि हाँ वोटिंग देना ही केवल लोकतंत्र नहीं भाई, केवल वोट करना लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है आपको जो भी संवैधानिक राइट्स दिए गए हैं, आपको जो भी संवैधानिक ड्यूटीज दी गई हैं, उनका सही तरीके से पालन सत्ता के द्वारा भी किया जाना चाहिए और नागरिकों के द्वारा भी किया जाना चाहिए। तो अंबेडकर जी लिखते हैं, इट इज नाइदर बाई मेयर काउंटिंग ऑफ हेड्स नॉर बाई चॉपिंग ऑफ हेड्स, जैसा मार्क्सवादी कहते हैं कि बंदूक की गोली से न्याय मिलता है, दैट यू कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉलिटिकल चेंज। इट इज बाय टेकिंग cognizance of what is happening inside the head and the heart that you will be able to strengthen the motivation for change. That is what Gandhi believed. ये गांधी जी के बारे में अंबेडकर जी कहते हैं कि लोगों के दिल, दिमाग और उनकी समस्याओं को समझना, उनका समाधान करना, यही रियल लाइफ है। केवल वोटिंग और शरीरों को कलम करना, सर धड़ से अलग करना, इसमें लोकतंत्र नहीं एग्जिस्ट करता है। कई पीढ़ियां आएंगी और वो सोचेंगी कि इस धरती पर हाड़ मांस का एक पुतला चला करता था। ये गांधी जी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। तो गांधी जी को इतने शॉर्ट टर्म में समझा तो नहीं आ सकता है, लेकिन ये एक ओवरव्यू था कि गांधी जी कितनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है। स्ट्रांग का मतलब मजबूत डिसीजन लेने वाला इंसान नहीं होता। केवल स्ट्रांग का मतलब केवल आए बाय साए फैसले लेने वाला नहीं होता है। स्ट्रांग का मतलब होता है कि आप रियल समस्याओं को समझते हुए एक प्रैक्टिकल वे में काम करते हैं। तो दैट्स द पार्ट ऑफ एवर ग्रीन गांधी। अब बात करते हैं शास्त्री जी के इथिक्स की।
और अभी तक हमने गांधी जी के जीवन के बारे में जितनी भी बातें आपसे की हैं, इन सारी बातों का समावेश शास्त्री जी के जीवन में मिलता है। और गांधी जी के अनन्य फॉलोअर हैं शास्त्री जी। अब मैंने इसको नाम शास्त्री जी के एथिक्स क्यों दिया है? शास्त्री जी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने एक बहुत ही उच्च मूल्यों को स्थापित किया है। लोग शास्त्री जी को पुष्पार्पण, समाधि पर जाना, ये सब तो करते हैं, लेकिन शास्त्री जी और गांधी जी के जो मूल्य हैं उनको भूल जाते हैं। तो ये एक रिकॉल है केवल आपके लिए, राजनेताओं के लिए, हर उस शख्स के लिए जो इस देश का नागरिक है। सबसे पहले आपने भी सुनी होगी ये कहानी। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनके बेटे हैं सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री, तो उस वक्त विदेशी मेहमानों को लाने ले जाने के लिए गाड़ी हुआ करती थी, इम्पाला कार। तो एक दिन उनके बेटे ने गाड़ी ली, गाड़ी की चाबी ड्राइवर से ली और गाड़ी ड्राइव करके टेस्ट की। अगले दिन ये खबर शास्त्री जी को लगी, तो शास्त्री जी ने बुलाया, अपने सेक्रेटरी को बुलाया, ड्राइवर को बुलाया कि बताओ, ये ड्राइवर की बुक देख के बताओ कि गाड़ी कितनी चली है। तो ड्राइवर ने बताया कि सर 14 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो शास्त्री जी ने लेटर लिखा कि ये गाड़ी 14 किलोमीटर का पैसा हमारी अगली तनख्वाह से काट लिया जाए और यहाँ पर लिखा जाए व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। ये है अव्वल किस्म की ईमानदारी। आज की डेट में अगर किसी का पिता प्रधान भी बन जाता है ना, वो सबसे पहले बुलेट से चलता है, ठीक है। तो ये तो इथिक्स हो गए गांधी शास्त्री जी के ईमानदारी के। और एथिक्स बताते हैं आपको, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा प्रोफेशनलिज्म, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब शास्त्री जी के दूसरा वाकया बताता हूं आपको। तो गांधी शास्त्री जी के बेटे ने जिद की कि हम लोग, मतलब प्रधानमंत्री के बेटे हैं, आपके सेक्रेटरी तक तो मतलब गाड़ियों से आते हैं स्कूल कॉलेज में, हम लोग टांगे से जाते हैं, एक गाड़ी लेनी चाहिए। तो विचार विमर्श हुआ परिवार में, तो एक गाड़ी लेने का प्लान किया गया, फिएट गाड़ी। तो पीएनबी बैंक में लोन की अर्जी लगाई गई। पीएनबी बैंक के मैनेजर आए, उन्होंने अर्जी तुरंत कार्रवाई की उस पर, और शास्त्री जी ने उनसे बोला कि जितनी तेजी से आप मेरा काम कर रहे हैं, इतनी तेजी से जनता का काम भी होना चाहिए। लेकिन 1965 में ये गाड़ी आई और 1966 में शास्त्री जी की डेथ हो गई। तो इस गाड़ी का जो लोन था वो पूरा नहीं हो पाया था। तो इंदिरा जी ने पत्र लिखा ललिता शास्त्री जी को, जो शास्त्री जी की वाइफ हैं, कि इसकी जो बाकी किस्तें हैं इनको सरकारी खजाने से भर दिया जाएगा। तो ललिता शास्त्री जी ने रिप्लाई किया कि प्रधानमंत्री जी ऐसा मत करिए, इससे हमारे पति की आत्मा को दुख पहुंचेगा। आप इसकी बकाया किस्तें हमारी पेंशन और ग्रेच्युटी से काटते रहिएगा। और आज की डेट में हम देखते हैं राजनेता के घर में अगर कोई मंत्री भी हो गया, प्रधानमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, कोई मंत्री भी हो गया तो उसका पूरा घर खानदान कम से कम 3-4 लेवल तक के गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं। अगर मैं शास्त्री जी के प्रोफेशनल इथिक्स की बात करूं, जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे 1952 में, तो एक रेल दुर्घटना हुई। तो शास्त्री जी ने उस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया रेल मंत्री पद से, और नेहरू जी के पास पहुंचा ये इस्तीफा। तो नेहरू जी ने उस इस्तीफे को खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। आज की डेट में हम देखते हैं
कितने भी बड़े से बड़े एक्सीडेंट हो जाए उस पर कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड इथिक्स, प्रोफेशनल इथिक्स। अगर मैं बात करूं शास्त्री जी के स्पिरिचुअल एथिक्स की, वो दौर है 1965 का, जब गांधी जी 66 में 19 महीने प्रधानमंत्री रहते हैं। 65 की लड़ाई चल रही है, तो खाद्यान्न की कमी है। अमेरिका हमको लाल सड़ा हुआ गेहूं दे रहा है, वापस कर दिया शास्त्री जी ने कि हम इस सड़ा गेहूं नहीं लेंगे आपसे। तो फिर शास्त्री जी ने अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट किया 7 दिन का। अपने पूरे परिवार से कहा कि हम एक टाइम का ही खाना खाएंगे। तो उन्होंने देखा कि कोई भी विपरीत प्रभाव किसी की सेहत पर नहीं पड़ा है। अगले दिन वो रेडियो में गए और अपने सभी देशवासियों से अपील की कि हम एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। आज से मैं गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग एक टाइम का खाना खाएं 15 दिनों तक, ताकि हम इस विपदा से निकल सकें। पूरे देश ने इसको बड़े उत्साह के साथ उनका साथ दिया। इसको पब्लिक ने शास्त्री व्रत के नाम से फॉलो किया। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल एथिक्स। एक और वाकया बताता हूं। एक छोटा मोटा कलेक्टर बनने पे लोगों का ईगो इतना हाई हो जाता है, जबकि कलेक्टर की अगर बात करेंगे डीएम जिले का, वो आईएएस की रैंकिंग में सबसे छोटा इंसान होता है, कि वो पब्लिक को पब्लिक नहीं समझते हैं, जबकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ही आते हैं। यही राजनेताओं का हाल भी है कि सांसद, विधायक, नेता, मंत्री बनने के बाद पब्लिक को पब्लिक नहीं समझता है। एक वाकया बताता हूं। शास्त्री जी के बेटे का रिजल्ट कार्ड मिलना था, पेरेंट्स मीटिंग थी। प्रधानमंत्री हैं शास्त्री जी उस वक्त। तो सेंट कोलंबस कॉलेज में गए हैं, तो वहां पर लोगों ने कहा कि गाड़ी को अंदर ले लो, आप तो प्रधानमंत्री, सब एकदम घबराहट में। तो शास्त्री जी ने गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया। तो उन्होंने पूछा, आप गाड़ी अंदर ले आइए, क्यों नहीं ला रहे? तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपने बेटे के अभिभावक के रूप में आया हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को ये अहंकार हो कि वो प्रधानमंत्री का बेटा है। ये है स्टॉलवर्ट एथिक्स ऑफ शास्त्री जी। हर फील्ड में लीजिए सादगी से। एक बार गन्ने के जूस पीने गए, तो गन्ने का जूस पीने गए तो जो वहाँ का जूस बेचने वाला है उसने पहचान लिया। एक बार सरकारी बस से जा रहे थे अपने परिवार को घुमाने के लिए शाम को, तो किसी मीडिया वाले ने देख लिया। 2 महीने बाद एक इंटरव्यू में पूछा कि हाँ, मैंने आपको 2 महीने पहले ये सरकारी बस से उतरते हुए देखा था अपने परिवार के साथ, तो आप सरकारी गाड़ी से क्यों नहीं गए? तो उन्होंने बोला, आप गलत कह रहे हैं, वो हमारी गाड़ी नहीं है, वो प्रधानमंत्री की गाड़ी है, वो लाल बहादुर शास्त्री की गाड़ी नहीं है। वो गाड़ी केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए है, और मैं उस वक्त अपने परिवार को घुमाने के लिए गया था। ये हमारा व्यक्तिगत कार्य है, तो इसलिए मैं उस गाड़ी को नहीं लेके गया। तो शास्त्री जी और शास्त्री जी के परिवार से आजकल की राजनीति को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, एथिक्स में, मोरालिटी में। और अगर जो डिसीजन मेकर की बात करें, युद्ध के दौरान मतलब लोग कहते थे कि शास्त्री जी बहुत सीधे आदमी हैं, सादगी वाले इंसान हैं, लेकिन उन्होंने पूरी सेना को आदेश दे दिया कि आपको खुली छूट है, आप जहां तक जो
कार्रवाई अपने देश के हित में कर सकते हैं वो करिए। लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे भाई शास्त्री जी ने ऐसा कैसे कह दिया। तो ये होती है पावर ऑफ कैरेक्टर, ये होती है रियल स्ट्रेंथ, ये होती है रियल पावर, ये होती है रियल ताकत। और श्वेत क्रांति और हरित क्रांति के जनक शास्त्री जी तो हैं ही भारत में। सादगी, अल्टीमेट सादगी। एक बार उनकी वाइफ जेलर से छिपा के आम लेके गई जेल के अंदर। 9 साल तक शास्त्री जी जेल में रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों लाई, उनको बहुत डांटा। तो उनके एक साथी ने, जेल के एक साथी ने बोला कि आप एक काम करिए, आप आम रख दीजिए, मैं इनसे बात कर लूँगा। तो उनके मित्र ने समझाया कि ठीक है कोई बात नहीं, वो किसी की भावनाओं को ऐसे ठेस नहीं पहुंचाते हैं। तो ये बात शास्त्री जी को रियलाइज़ हुई, महसूस हुई। तो उन्होंने उस मित्र से पूछा कि इन 2 आमों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको हो सकती है। तो एक कैदी जो काफ़ी वक्त से जेल में बंद था, उसको वो आम दिया शास्त्री जी ने। उसके बाद फिर एक लेटर लिखा अपनी वाइफ ललिता शास्त्री जी के नाम कि मुझे गुस्सा आया, मैंने आपको डांटा, उल्टा सीधा कहा, लेकिन आपको पता होगा या जान के खुशी होगी कि वो आम एक ऐसे व्यक्ति ने खाए जो कई सालों से जिसने आम का स्वाद नहीं चखा था। मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। तो मतलब जिसके अंदर इमोशंस भी है, स्ट्रेंथ भी है, डिसीजन मेकिंग पावर भी है, सब कुछ चीज़ों का समावेश है। दिस इज कॉल्ड लाल बहादुर शास्त्री। तो फाइनली इन दोनों महापुरुषों को उनकी जयंती पर सत सत नमन, इस उम्मीद के साथ कि आप इन दोनों महापुरुषों, व्यक्तित्वों के जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करेंगे। और हमारे राजनेता भी देश हित में उनके व्यक्तित्व से सीखने की कोशिश करेंगे। केवल फूल, मालाओं और उनकी स्मृति स्थानों पर जाकर फॉर्मेलिटीज़ नहीं करेंगे, बल्कि वास्तविक रूप में अपने देश और नागरिकों के प्रति जीवंत रहेंगे और देश के हित को आगे रखते हुए कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।